अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस। रामू एक लकड़हारा था। वो रोज लकड़ियां तोड़ने जंगल जाता और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। एक बार वो लकड़ियां तोड़ ही रहा था कि उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो सोचता है, अरे ये कौन लोग हैं जो ऐसे छुपते हुए जा रहे हैं? और ये क्या, ये तो जमीन के अंदर जा रहे हैं, वो भी सुरंग से। ये सोचकर रामू भी सुरंग से उनके पीछे पीछे उस अंडरग्राउंड में जाता है। उसे वहां एक मनी हाउस दिखाई देता है। वो सारे आदमी उस मनी हाउस में जाकर बातें करने लगते हैं। तब रामू उनकी बातें चुपके से सुन लेता है। तभी एक आदमी जिसका नाम कल्लू रहता है, वो बिल्लू नाम के आदमी से कहता है, अरे बिल्लू, कल हमें एक और बैंक में डाका डालना है। सारे आदमियों को बैंक लूटने का प्लान अच्छे से समझा देना। हाँ, कल की तैयारी तो बिल्कुल अच्छी से हो गई है। कल लंबा हाथ जो मारना है। ये बात सुनकर रामू समझ जाता है कि वो लोग डाकू है। इसलिए रामू डर के मारे वहां से भाग जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन बैंक में डाके की बात न्यूज में फैल जाती है। रामू को पता रहता है, लेकिन वो डर के मारे पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट नहीं करता। ये बात उसके मन को खाई जाती है। वो थोड़ा चिंतित रहने लगता है। तभी उसका दोस्त मदन उससे कहता है, क्या बात है रामू, 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम किसी बात में खोए हुए हो। क्या बात है जो तुम्हें खाए जा रही है? अरे मदन, क्या बताऊं यार, मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है। अरे किस बात का डर, तुम कहो तो सही। अरे 2 दिन पहले बैंक में जो डाका पड़ा था, उन सब के बारे में मुझे पहले से ही पता था। और बैंक का सारा पैसा कहाँ है ये भी मुझे पता है। रामू मदन को डाकुओं के बारे में सब बताता है और उस अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस के बारे में भी। तब मदन कहता है, अरे इतनी बड़ी बात है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। चलो हम एक बार उस अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस में जाकर आते हैं। रामू बार बार उसे मना करता है, पर मदन जिद करके उसे वहां लेकर ही जाता है। दोनों भी मिलकर उस अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस में जाते हैं। पैसों से बने हुए उस घर को देखकर मदन के मन में लालच आता है और वो कहता है, अरे रामू, पैसों का घर है ये तो बड़ा ही अद्भुत है। चलो हम यहाँ से कुछ पैसे उठाकर ले जाते हैं। अरे नहीं नहीं मदन, ये चोरी करना होता है। हम ऐसे पैसों को हाथ नहीं लगा सकते। और तुम भी पैसे मत लो, चलो यहाँ से जल्दी, नहीं तो वो डाकू आ जाएंगे। अरे रामू, डाकुओं के यहाँ डाका डाले तो उसे चोर नहीं कहते। इन पैसे से तो हमारे गरीबी के दिन निकल जाएंगे। और हाँ, तुम भी कुछ पैसे ले लो, तुम्हारे माँ का भी तो इलाज करना है तुम्हें। रामू को उस वक्त अपनी माँ की याद आती है। माँ के बीमारी का इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा होने के कारण वो अपनी माँ का इलाज ही नहीं कर पा रहा था। बस इस बात के लिए रामू वहां से जरूरत के हिसाब से पैसे ले लेता है और मदन एक बोरी भरकर। तब रामू मदन से कहता है, अरे मदन, तुमने इतने सारे पैसे क्यों लिए? ये अच्छी बात नहीं है मदन, लालच में मत आओ। डाकुओं को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस तरह रामू मदन को बहुत समझाता है, लेकिन मदन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहां से चले जाते हैं। रामू उन पैसों से माँ का इलाज करवाता है तो मदन अपने लिए नया घर बनवाता है और नई कार भी खरीदता है। मदन अब समय समय से अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस से पैसे चुराने लगता है और आराम की जिंदगी बिताता है। उस वजह से डाकुओं को शक होने लगता है। तब कल्लू कहता है, अरे बिल्लू, कुछ तो गड़बड़ है हमारे सीक्रेट मनी हाउस में। कोई तो है इस सीक्रेट मनी हाउस से पैसे चुरा रहा है। बिल्लू, तुम जल्दी से उस आदमी का पता लगाओ। बिल्लू गांव में जाकर छानबीन करने लगता है। गांव के हर इंसान पर वो नजर रखने लगता है। ऐसे में एक बार उसे मदन के जल्दी से अमीर बनने की बात पता चल जाती है और एक दिन बिल्लू उसे अंडरग्राउंड हाउस में भी जाते हुए देखता है। बिल्लू ये सारी बात कल्लू को बताता है। उस रात सारे डाकू मिलकर मदन के घर पर चले जाते हैं। रामू भी डाकुओं को मदन के घर जाते हुए देख लेता है। अरे ये क्या, डाकू और मदन के घर पर? नहीं नहीं, आज मुझे हिम्मत करके पुलिस के पास जाकर सारा सच बताना ही होगा, नहीं तो मेरे दोस्त की जान खतरे में आ जाएगी। इस तरह रामू भागते हुए पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और उन्हें लेकर मदन के घर पर आ जाता है। उधर डाकू मदन को खूब मार रहे थे कि तभी पुलिस वहां जाकर डाकुओं को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस डाकुओं के साथ मदन की भी संपत्ति को जब्त कर लेते हैं और रामू को डाकुओं को पकड़वाने का इनाम देते हैं। तब मदन रामू से कहता है, अरे रामू, तुम ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी लालच की वजह से आज मैं उसी जगह आ गया जहां पहले था। और तुम हो कि तुम्हें इनाम मिला। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी।
अरे मदन, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि लालच बुरी बला है, लेकिन चलो, देर से ही सही बात तुम्हारे ध्यान में तो आई। अब हम मेहनत करके काम करेंगे। इस तरह मदन के जेल छूटने के बाद से दोनों भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगते हैं। मैजिकल स्विमिंग पूल टनल। सुंदर और उसकी पत्नी रीमा गणपत से झगड़ा कर रहे थे। उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए वो कह रहे थे कि तभी गणपत की बेटी कुसुम अपने ससुराल से आती है। अपने पिता की ये हालत देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब वो कहती है, भैया भाभी, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? आपको इस बात का अंदाजा भी है कि नहीं कि पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं? देखिए दीदी, ये हमारे घर का मामला है। आप इसमें ना ही पड़ो तो अच्छा है। देखा भैया, भाभी क्या कह रही है? और आप कुछ भी नहीं कह रहे हो, बस देखते जा रहे हो। और मैं कर भी क्या सकता हूँ कुसुम। पिताजी ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। सारी जायदाद उन्होंने दान कर दी, जिस वजह से हम रास्ते पर आ गए कुसुम। अब मैं इनका चेहरा भी नहीं देख सकता। ले जाओ इन्हें यहाँ से। वो जायदाद पिताजी ने मेहनत से कमाई थी। अब तुम भी मेहनत करो और पैसे कमाओ। यूं बीवी का पल्लू लेकर मत घूमो। और हाँ, पिताजी को मैं ही ले जाती हूँ। कुसुम गणपत को अपने घर ले जाती है। गणपत की बेटी और दामाद शरद बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक दिन गणपत अपनी बेटी को बुलाकर कहता है, बेटा कुसुम, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं ये सुंदर को भी बता सकता था, पर वो और उसकी बीवी बहुत ही लालची है। मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कौन सी राज की बात कर रहे हो पिताजी, जो आपने भैया को नहीं बताई? बेटा, हमारे घर के पीछे जो एक पौधा है, उसके नीचे एक मैजिकल स्विमिंग पूल टनल है। उसमें तुम्हें ढेर सारा खजाना मिलेगा बेटा। पर बेटा, उन सब का इस्तेमाल गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए करना। उनकी दुआ ही हमारे लिए सोनी चांदी से बढ़कर है। पिताजी, आप चिंता न करें। मैं कभी भी उस खजाने का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। कुछ ही दिनों के बाद गणपत का देहांत हो जाता है। एक बार कुसुम चुपके से घर के पीछे आंगन में जाती है। उस पौधे को साइड में करके उस सुरंग से वो नीचे जाती है। वो सुरंग सीधे एक स्विमिंग पूल टनल तक जाती है। स्विमिंग पूल में बहुत सारा खजाना रहता है। कुसुम थोड़ा सा खजाना लेकर घर आती है और गरीब लोगों में वो खजाना बांट देती है। उधर रीमा सुंदर से कहती है, अरे देखा, तुम्हारी बहन तो आजकल गरीबों में बहुत पैसे बांटती फिर रही है, पर ये नहीं कि गरीब भैया को कुछ दे। पर रीमा, कुसुम के पास आखिर इतने पैसे कहाँ से आए होंगे जो पिताजी के चले जाने के बाद से पैसे बांट रही है? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। शायद तुम्हारे पिताजी ने ही कोई खजाना दिया होगा उसे। सुंदर दूसरे दिन से कुसुम पर नजर रखने लगता है। एक बार कुसुम उनके ही घर के पीछे वाले आंगन में जाते हुए सुंदर उसे देख लेता है। तब वो कहता है, अरे कुसुम, कुसुम ऐसे चुपके से घर के पीछे क्या कर रही है? कुछ तो चक्कर है, एक बार देखना पड़ेगा। इस तरह सुंदर भी कुसुम के पीछे पीछे चला जाता है। देखते ही देखते कुसुम मैजिकल स्विमिंग पूल टनल में जाती है, तो सुंदर भी उसके पीछे चुपके से जाता है और कुसुम के जाने तक वही छुपा रहता है। कुसुम जरूरत के हिसाब से वहां से कुछ खजाना उठा लेती है और उसके जाते ही सुंदर बाहर आकर खजाने को देखकर कहता है, अरे बाप रे, मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इतना सारा खजाना! मैं तो माला माल हो गया और एक मेरी बहन मेरा ही खजाना मुझसे छुपा रही थी। ऐसा कहकर सुंदर खजाना एक बोरी में भरने लगता है। इस तरह से वो कई सारी बोरियां खजाने से भर लेता है और वापस टनल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर उस वक्त टनल का दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजा बहुत खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता ही नहीं। सुंदर वहीं से जोर जोर से आवाज देने लगता है, अरे कुसुम, रीमा, कहाँ हो? बचाओ मुझे, प्लीज मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ मुझे। लेकिन चिल्लाने के बाद भी वहां आसपास कोई भी नहीं रहता, ना ही कोई उसकी आवाज सुनता है। उधर रीमा भी सुंदर के लिए बहुत परेशान हो जाती है। वो कुसुम के पास जाकर सुंदर के गुम होने की बात कहती है। तब सभी लोग सुंदर को ढूंढने लगते हैं। कुसुम कहती है, अरे भाभी, पूरा दिन चला गया पर भैया का कुछ पता नहीं चला। आखिर भैया कहाँ जा सकते हैं? जी वो तो आपके पीछे ही लगे हुए थे।
उन्हें पता करना था कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। तब जाकर कुसुम को सब समझ आता है और वो तुरंत घर के पीछे वाले मैजिकल स्विमिंग पूल टनल में जाती है। वहां सुंदर बेहोश पड़ा हुआ था। जैसे तैसे करके कुसुम सुंदर को होश में लाती है और उसे वहां से बाहर निकालती है। तब जाके उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तब कुसुम फिर से कहती है, भैया, अगर आपने पिताजी की बात सुनी होती, लालच नहीं किया होता, तो आज आपके साथ ये सब नहीं होता। उस दिन के बाद से सुंदर और रीमा दोनों भी अच्छे से रहने लगते हैं और कुसुम के साथ मिलकर वो भी गरीबों की सेवा करते हैं।